हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। और जैसा कि आप जानते हैं हम 20 डेज रिवीजन चला रहे हैं बिजनेस स्टडी के लिए। क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी की बुक से मैं करा रहा हूं। यानी कि सीबीएसई के स्टूडेंट है या किसी स्टेट के स्टूडेंट है और आपका एनसीईआरटी का सिलेबस लग रहा है तो आपके ये वीडियोस बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्योंकि इसके अंदर आज डे 2 है, डे 1 का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। डे 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12th। आज हम ले रहे हैं यूनिट सेकंड, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसको मैंने शामिल नहीं किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड के अंदर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर मेन जो आपके दे रखे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हटाया भी नहीं है। कोविड-19 की वजह से इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया है। उसकी वजह है ना, मेन है ये चैप्टर मैनेजमेंट का, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं और इसमें एफडब्ल्यू टेलर के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और आपके हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल दे रखे हैं। तो इस चैप्टर से 2 वीडियो बनेंगे। ये फर्स्ट है, एक अभी डे नंबर 3 के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो दिए थे उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से, बोर्ड एग्जाम पर्पज से। तो चैप्टर 2 के अंदर अपना है एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू का फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर और ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थी। इनका बर्थ डेट जो है वो 20 मार्च 1856 था। इन्होंने ये जो है, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनका इन्होंने इनोवेशन किया, उसके ये फाउंडर है। ओके, तो ये यहाँ पर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। एमसीक्यूज आएंगे इस बार, आप जानते हो। इनका फुल फॉर्म फ्रेडरिक विंसलो टेलर है और ये फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई छोटा सा एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है। अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से एक छोटा अगर क्वेश्चन आता है तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो किसी एक प्रिंसिपल को हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, या फिर बड़ा क्वेश्चन देगा तो चारों के चारों एक साथ भी पूछ सकता है। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, उनमें पहला जो इनका प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जो है ज्यों का त्यों इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि साइंस जो है नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे कैसे लेके आप लगा दो, नहीं। उस पर हमेशा आपको न्यू इनोवेशन करना है और आपके जो बिजनेस के लिए बेस्ट मेथड है उसको आपको अडॉप्ट करना है। उसके लिए हो सकता है आपको कुछ एनालिसिस करना पड़े, हो सकता है इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इधर उधर पढ़ना पड़े। तो आप अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसा मेथड लेके आइए जो आपके लिए एनवायरमेंटल और आपके बिजनेस के लिए फ्रेंडली हो। तो ऐसे के ऐसे कोई भी रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते मैनेजमेंट का। अपनी जो वहाँ की आपका जो सिस्टम है, वहाँ का आपका जो एनवायरमेंट है, वहाँ का आपका जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखकर, उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर, फिर ही वहाँ की सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर फिर ये आपको अप्लाई करना है और एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना है। तो इसमें कुछ लाइनें मैंने आपको लिखी है यहाँ पर। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड। कोई मेथड ऐसे कैसे अप्लाई नहीं करना है, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करना है। और ये जो स्टैंडर्ड मेथड आप डेवलप करते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपको बहुत फायदा होता है, बहुत शानदार चीजें निकल के आती है। इससे मेन होता है सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। जो इंसान है उनकी एनर्जी सेव होती है और उस एनर्जी को और आपके बिजनेस के अंदर वापस लगा सकते हैं। एंड एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मेथड्स। आपका टाइम इज मनी, है ना। और प्रोडक्शन के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे जो 4 प्रिंसिपल दिए हैं ये एक फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड एफडब्ल्यू ने दिए हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने जो है आपको प्रिंसिपल दिए हैं। तो फैक्ट्री के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि टाइम से ही कॉस्ट बढ़ सकती है, घट सकती है। अब आप बोलोगे सर टाइम से कैसे? आप एक ऐसा मेथड लगा रहे हो, ऐसा मेथड एक एडॉप्ट कर रहे हो जिससे आपकी मटेरियल की कॉस्ट हो सकता बढ़ सकती है। अब मटेरियल या आपके जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी है, प्लांट है, उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो काम पक्का हो जाएगा। आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, ये जो मैं चीजें बोलता हूं उसको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो है मटेरियल मंगाया, लेकिन मटेरियल आपने जो है इतना मंगाया कि जो आपका डेली रूटीन का काम है वही चल सके, आपके पास स्टॉक है ही नहीं। अगले दिन अगर कुछ मार्केट के अंदर स्ट्राइक वगैरह हो जाती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में मटेरियल गायब हो जाता है तो आपके पास स्टॉक तो है ही नहीं। अब क्या होगा?
आपके लेबर खाली बैठे रहेंगे, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आपको ऐसे मेथड्स एडॉप्ट करने हैं कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो, है ना, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी एनर्जी सेव होनी चाहिए और उस एनर्जी को बिजनेस के अंदर वापस लगाना है आपको। तो ये कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे के ऐसे एम्प्लॉय नहीं करना आपको किसी भी मेथड को, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड अपने हिसाब से एडॉप्ट करना है एनालिसिस करके। फिर उससे क्या होगा, आपका ह्यूमन एनर्जी सेव होगी, उसके अलावा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका मेथड भी कोई वेस्ट नहीं होगा। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द यूज ऑफ इंटरनेट, आज के टाइम में ये मेथड आपको अपनाना चाहिए। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ये तो इन्होंने नहीं बोला, एफडब्ल्यू टेलर के टाइम तो इंटरनेट था ही नहीं, इन्होंने नीचे बोला कि आज के अगर टाइम के हिसाब से देखें तो आपको जो बेस्ट मेथड एडॉप्ट करना चाहिए उसमें इंटरनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी को सेव करेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, है ना। तो ये आपका हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है आपका सेकंड, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो मैंने इधर रखा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपको एक दूसरे का, देखो बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं या दो लोग होते हैं, यहां पर आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के अंदर होता है ऑनर, ठीक है, एक होता है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट, और एक बिजनेस के अंदर होते हैं आपके एम्प्लॉयज या वर्कर। अब मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, ऑनर है, तीनों की पोजीशंस अलग हैं, है ना। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इनके बीच में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए इनके बीच में, आपको आपस में कोऑपरेशन करना है, हार्मोनी यानी कि आपको एक दूसरे का सहयोग करना है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इससे किसी का भी भला नहीं होता है, क्योंकि इस वजह से स्ट्राइक्स वगैरह होती है बिजनेस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, मेन ये फैक्ट्री का ही मामला है पूरा। तो फैक्ट्री के अंदर अगर स्ट्राइक वगैरह होती है तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस रुकता है, बिजनेस होता नहीं है, तो सबको ही नुकसान है, चाहे वो ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय हो, इससे सबको ही लॉस होता है। तो ये बोलते हैं इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, और प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो सब कुछ ही मामला खराब हो जाता है। प्रोडक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। तो ये बोलते हैं हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नॉर्मल बोले तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। इसके लिए क्या करना है, मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, ट्रांसफॉर्म करे अपनी थिंकिंग को, चाहे मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, आपस में अपनी थिंकिंग का क्या करे, ट्रांसफॉर्मेशन करें, एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो स्ट्राइक नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। स्ट्राइक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी और भी कई सारी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो जाती है। आगे देखिए, आगे बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल, बेस्ट और क्लासिकल एग्जाम्पल है इस चीज का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका डिस्कॉर्ड का मतलब जहां लड़ाई झगड़े से होता है, लड़ाई झगड़े वगैरह अगर ज्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, उसकी जगह हार्मोनी होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है वो जैपनीज कंपनी के अंदर मिलता है। आप जानते होंगे एक मोटिवेशन की टेक्निक है विलियम ओची की, विलियम ओची ने एक मोटिवेशन की टेक्निक निकाली जिसका नाम है जेड थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर उन्होंने जैपनीज कंपनी के बारे में ये बताया कि जैपनीज कंपनी अमेरिकन कंपनी से क्यों बेस्ट है इन मैनेजमेंट के अंदर। तो उसकी वजह जैपनीज कंपनी ये करती है, हार्मोनी करती है, नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स वो खत्म कर देती है। एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में जो भी उनकी थिंकिंग है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही नहीं है। वो एम्प्लॉय, अच्छा जैपनीज कंपनी के अंदर जो जिनका मैंने अभी विलियम ओची का नाम लिया, उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि जैपनीज कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉय को अच्छा या बुरा मानती ही नहीं है, वो सोचती है कि एम्प्लॉय के अंदर भी या उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, वो उसका सॉल्यूशन निकाल देती है ना। हो सकता है उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो या उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को चेक कराती है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है, जिससे एम्प्लॉय का अपने आप ही मन लग जाता है वर्क करने के अंदर और वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करता है। तो इनका भी कहने का, टेलर का मतलब यही है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि आप लड़ाई झगड़े ना करें, आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेशन करें, आपस में मिलकर काम करें और एक दूसरे की थिंकिंग का क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। उसके बाद आपके बात करें थर्ड की, तो वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां पर देखिए कोऑपरेट नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर क्या है, ये क्या कह रहा है, कोऑपरेशन होना चाहिए,
सॉरी कॉर्पोरेट मैंने गलती से बोल दिया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब ये इसी को, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इस प्रिंसिपल को ही आगे बढ़ाता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि ये जो प्रिंसिपल था ना, ये क्या कहता है, कोऑपरेशन करो, लड़ाई झगड़े मत करो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये उसी को ही आगे बढ़ाने की बात कहता है। अब उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट देयर नीड ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि कंपटीशन, एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन आ रहा है, आपस में एक दूसरे का जो एक विरोधाभास आ रहा है, उसको खत्म करना है। और यह चीज समझनी है कि वर्कर्स की जरूरत कंपनी को है और कंपनी को जरूरत है वर्कर की, वर्कर को जरूरत है कंपनी की। दोनों को एक दूसरे की नीड्स को समझना है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो ओनर हो, है ना, उनको क्या समझना है, एक दूसरे की नीड्स को समझना है, एक दूसरे की जरूरत को समझना है। आप बिना वर्कर के कुछ नहीं हो सकता, बिना मैनेजर के कुछ नहीं हो सकता, बिना फैक्ट्री के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। अगला है नॉट क्लोज ईयर बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स हैं, उनको अपने कान बंद नहीं करने हैं। अब आप सोचोगे सर वो कान क्यों बंद करेंगे, वो कान तब बंद कर देते हैं जब सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज जब भी कुछ सजेशन देते हैं जिससे प्रोडक्शन हो सकता है और अच्छे से हो सके, जिससे हो सकता है कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, जिससे हो सकता है कहीं ना कहीं कंपनी को ही फायदा है, ऐसे अगर सजेशंस एम्प्लॉय से, वर्कर से आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। उस टाइम मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए। अच्छा, सजेशन को सुनना है फर्स्ट, और उन सजेशन की वजह से अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है, इसी काम में लगी रहती है कि उनकी कॉस्ट कम हो, उनकी कॉस्ट कम हो, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और कंपटीशन के अंदर टिक सके। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने ऐसा सजेशन दे दिया है जिससे कॉस्ट कम हो या और अच्छे से एफिशिएंसी से काम हो सकता हो, तो उनको उस टाइम मैनेजमेंट को कान बंद नहीं करने चाहिए, उनको उनकी बातें सुननी चाहिए और इस काम के लिए उनको रिवार्डेड करना चाहिए, मतलब उनको रिवार्ड देने चाहिए, उनको एक कुछ उनको सम्मानित करना चाहिए कि आपने ये बहुत काम अच्छा किया और इससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट कम हुई है। और ये रिवार्डेड कैसे कर सकते हैं, इसमें आप करो इंक्लूड इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जिस वर्कर ने, जिस एम्प्लॉइज ने या जिस ग्रुप ने आपको कुछ ऐसा सजेशन दिया जो आपने सुना सबसे पहले, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया, उससे आपकी कंपनी की जो यूनिट बनाने की, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना है, उस टाइम उस ग्रुप को या उस एम्प्लॉइज को या उस वर्कर को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना, उसको मैनेजमेंट के अंदर शामिल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी कंपनी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी होगा, आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर। फोर्थ नंबर जो इन्होंने दिया है टेलर साहब ने, वो बोला है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज एंड हर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर इंसान की, चाहे हीज एंड हर हो, हर एवरी पर्सन की क्या करनी है, एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। कैसे, फॉर बोथ वर्कर एंड कंपनी, चाहे वर्कर हो चाहे कंपनी हो, उसकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी क्या होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं, आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनको बताइए लर्न द बेस्ट मेथड, उनको सिखाइए बेस्ट मेथड कौन सा है प्रोडक्शन का। तो उनका हमेशा ट्रेनिंग वगैरह उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करानी चाहिए। और आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे वर्कर पीछे रह जाते हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं पता है। तो उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको लर्न करवाइए, उनको सिखाइए और उनको बताइए कि बेस्ट मेथड कौन सा है, और वो सीख जाएंगे तो अपने आप ही ट्रेनिंग के बाद में वो उस बेस्ट मेथड को फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आज के लिए प्रेजेंट में देखें तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को नई जो टेक्नोलॉजी आती है वो नहीं सिखाते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रहेंगे और वो क्या करेंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मशीन या जो न्यू मेथड आप अपनाएंगे वो हमेशा उसका विरोध करेंगे, फिर स्ट्राइक वगैरह आपके बिजनेस के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बढ़ जाएगी। तो उनको हमेशा ट्रेनिंग दीजिए, न्यू चीज़ें सिखाइए और उनको बेस्ट मेथड भी बताइए और उनको बोलिए कि इस मेथड को आप लर्न कीजिए फिर इम्प्लीमेंट कीजिए।
तो एफडब्ल्यू टेलर ने ये 4 जो प्रिंसिपल दिए हैं, ये मैंने आपको सिंपली आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर अच्छा लगा है, डे 2 में मजा आया हो, तो नीचे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं डे 3 के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।